हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशुतोष सिंह हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और स्पेसिफिकली आज हम फोकस करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर। तो पहली चीज़ की पर्सनालिटी है क्या, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व, ये है क्या। वैसे तो इसकी कोई बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि किसी की भी पर्सनालिटी एक पैटर्न है विचारों का, उसकी भावनाओं का और उसके व्यवहार का। एक हेल्दी पर्सनालिटी वाले पर्सन को ना तो अपने इस पैटर्न से खुद कोई परेशानी होती है और ना उसके साथ वाले लोगों को परेशानी होती है। उसके साथ वाले लोग मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स, रोमांटिक पार्टनर, लाइफ पार्टनर। दूसरा हेल्दी पर्सनालिटी का एक और फीचर होता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। कि मान लीजिए लाइफ में एक नेगेटिव इवेंट आता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो नेगेटिव हैं, उसमें एक हेल्दी पर्सनैलिटी अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने बिहेवियर को मॉड्यूलेट कर सकती है उस स्थिति के अनुसार और उसके साथ बेटर एडजस्टमेंट कर सकती है। अब अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यही जो पैटर्न है वो अनहेल्दी होता है या मेल एडेप्टिव होता है, विचारों का, भावनाओं का और व्यवहार का। इसके कारण या तो उस पर्सन को, जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसको खुद परेशानी होती है या उसके साथ वालों को, उसके नियर एंड डियर वंस को उससे परेशानी होती है। दूसरा फीचर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कि उसमें जो पर्सनालिटी का जो पैटर्न होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है। कि मान लीजिए कोई एक नेगेटिव लाइफ इवेंट आता है और उसके हिसाब से उस पर्सन को अपने बिहेवियर को एडजस्ट करना पड़े, अपनी फीलिंग्स को एडजस्ट करना पड़े, अपने विचारों को एडजस्ट करना पड़े, वो उसके साथ पॉसिबल नहीं होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें आते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी पर्सनालिटी में आते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और क्लस्टर सी में आते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज हम फोकस करेंगे इन 10 में से केवल बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो पॉपुलेशन में लगभग 2 से 3% केसेस में देखी जाती है, और ये पुरुषों में होती है, लेकिन कंपेयर टू मेल्स ये महिलाओं में ज़्यादा होती है। दूसरा, मैं शुरू में एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, ये जो 10 मैंने आपको पर्सनालिटी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताए, उसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक अकेला पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को अच्छी इंसाइट होती है। धीरे धीरे वो, हो सकता है उसको इंसाइट आने में थोड़ा सा देर लगे, लेकिन इंसाइट उसको आती ज़रूर है कि उसके अंदर की खुद की परेशानियाँ और उसके पर्सनालिटी से दूसरों को भी जो है वो परेशानियाँ हो रही हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ये वाली पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले भी पेशेंट हैं जो सबसे ज़्यादा सिंसियर होते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। वो चाहते हैं कि मेरे अंदर वो चेंज आए जिससे मेरी भी तकलीफ़ दूर हो और मेरे साथ के जो लोग हैं जो मेरे कारण परेशान हो रहे हैं उनकी भी तकलीफ़ दूर हो। तो इसको बेटर समझने के लिए मैं आपको पॉइंट वाइज इसके एक एक फीचर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है इमोशनल अनस्टेबिलिटी या मूड फ्लक्चुएशंस। ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का एक बहुत कोर फीचर है। इसमें कभी कभी तो जो है वो पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग रहती है, बहुत उत्साह रहता है, हाई मोटिवेशन फील होता है, दूसरों के प्रति बहुत लविंग और केयरिंग बिहेवियर होता है, लेकिन सडनली एकदम से नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं। मन एकदम से उदास हो जाता है, घबराहट होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये जो फ्लक्चुएशन पॉजिटिव से नेगेटिव फीलिंग्स में हुआ है वो किसी रीज़न से होता है, जैसे किसी से बहस हो जाना या किसी का ऐसा कुछ बोल देना जिससे उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये मूड फ्लक्चुएशन पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव बिना किसी रीज़न के होते रहते हैं। दूसरे फीचर पर आए तो दूसरा है अनस्टेबल सेल्फ इमेज या अनस्टेबल आइडेंटिटी। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में पेशेंट्स को
अपनी सेल्फ इमेज या अपनी आइडेंटिटी को लेकर एक कन्फ्यूजन सा लगा रहता है। पेशेंट्स कई बार बोलते हैं कि मैं खुद को पहचानती नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या पसंद करती हूँ, क्या नापसंद करती हूँ, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्या मुझे अच्छी नहीं लगती है, मेरा लाइफ में गोल क्या है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो मुझे पसंद करते हैं, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्या मैं लाइफ में सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। और ये जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी रहती है, मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जितने ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं उतना ही ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है कि सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर और अपनी सेल्फ इमेज को लेकर। और जितना ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न होता है उतना ही पेशेंट को एक परपेचुअल एक कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, एक खालीपन सा महसूस होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो वो है अनस्टेबल रिलेशनशिप। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के पेशेंट्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं कि लोग उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई उनसे अच्छे से बातें करता है, उनकी हेल्प करता है, तो उससे बहुत खुश रहते हैं और उसकी हेल्प को रियली एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन अगर कोई उनको क्रिटिसाइज़ करता है, उनको उनकी फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो वो बहुत जल्दी उससे नाराज़ भी हो जाते हैं। उन पर उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये हावी हो जाता है। हालांकि ये हम सब के साथ एप्लीकेबल है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, ये हम सब के साथ एप्लीकेबल है। लेकिन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में इसकी तीव्रता या इसकी इंटेंसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट आता है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। अब जब कोई अच्छा बिहेवियर करता है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है और पेशेंट जो है वो उस पर्सन को ओवर आइडलाइज करने लग जाता है। लेकिन अगर कोई उनकी फीलिंग्स को हर्ट करता है, या ये कह लें कि उनके हिसाब से वो उस हर्ट को परसीव करते हैं, तो वो उस पर्सन को बहुत जल्दी ओवर डिमोनाइज करने लग जाते हैं। इसको हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कहते हैं। पेशेंट्स ग्रे को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत बुरा है, ग्रे वाला वो एस्पेक्ट समझ नहीं पाते। उनको ये कंसेप्ट एक्सेप्ट करने में, समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि कोई अच्छा पर्सन जो बहुत अच्छा भी है, उसके साथ कभी कभी ऐसा वो हो सकता है कि वो आपके साथ आपके अकॉर्डिंगली बिहेव ना कर सके, या कभी कभी उससे गलती से अनइंटेंशनली भी ऐसा हो सकता है कि वो आपकी फीलिंग को हर्ट कर दे। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में एक है मूड फ्लक्चुएशन, दूसरा है सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्यूजन, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग और ओवर सेंसिटिविटी। इन सब के चलते पेशेंट को कहीं ना कहीं एक डर सताता रहता है कि मेरे नियर एंड डियर वंस, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रोमांटिक पार्टनर अगर कोई हो वो, या लाइफ पार्टनर हो वो मुझसे जो है वो दूर होते जा रहे हैं, या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझे इग्नोर करने लग गए हैं। और इससे उनको ऐसा लगता है कि वो उनसे दूर होते जा रहे हैं और वो शायद उनको छोड़ देंगे। इस डर के कारण वो अपने रिलेशनशिप्स में लगातार ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि कहीं सामने वाला मुझे छोड़ तो नहीं देगा। और कभी कभी चिड़चिड़ेपन में वो बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हैं अपने साथ वालों को कि अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं या आप मुझे इग्नोर करते हैं। अब इन तीन चीज़ों के चलते, ओवर सेंसिटिविटी, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग और फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इस तीन फिनोमेना के चलते जो है वो पेशेंट हमेशा एक डाउट में रहता है रिलेशनशिप को लेकर, और इससे उसकी रिलेशनशिप हमेशा अनस्टेबल रहती है। वो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होता है, फ्रेंड्स के साथ भी होता है, रोमांटिक पार्टनर के साथ भी होता है, लाइफ पार्टनर के साथ भी होता है। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का, वो है इम्पल्सिविटी या इम्पल्सिव बिहेवियर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवेगशीलता या अधीरता। ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का एक कोर फीचर है। इम्पल्सिवनेस का मतलब है ऐसा व्यवहार या ऐसा बिहेवियर करना बिना सोचे समझे या बिना जाने कि इस बिहेवियर के नतीजे क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में जो है वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर सकता है या दूसरे नशीले पदार्थों का यूज़ कर सकता है, जिसको हम अल्कोहल अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ कहते हैं।
पर्सन बहुत लापरवाह शॉपिंग कर सकता है अपने मन को खुश करने के लिए, एक कोशिश करता है वो, लेकिन वो बहुत अननेसेसरी शॉपिंग हो जाती है। पेशेंट्स कई बार लापरवाह ड्राइविंग भी करते हैं, और कुछ केसेस में जो है वो बिंज ईटिंग भी देखी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, स्पेशली जंक फूड बहुत ज़्यादा खा लेना। अच्छा, अब इम्पल्सिव बिहेवियर जो है ये वाला, ये प्रोफेशनल लाइफ और रिलेशनशिप्स में भी हावी हो जाता है। सडनली आज बॉस से एक बहस हुई या किसी कलीग से बहस हुई, एंड देन एंड देयर डिसाइड कर लिया कि मैं इस जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ या मैं इस जॉब से रिज़ाइन कर रही हूँ, या केवल इसलिए जॉब से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि चीज़ें अपने हिसाब से नहीं हो रही थी। और यही इम्पल्सिव बिहेवियर जो है वो रिलेशनशिप में भी होता है, कि सडनली किसी रिलेशनशिप को सडनली डिसीजन ले लेना कि इस रिलेशनशिप को मुझे ख़त्म करना है, और सडनली ये डिसीजन ले लेना कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत अच्छा है और इस रिलेशनशिप को मुझे स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग देख रहे हैं ये समझने के लिए, कि इस इम्पल्सिव बिहेवियर के चलते, मेनली एडिक्शंस और अनस्टेबल रिलेशनशिप के चलते, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के पेशेंट्स को कई बार लिटरली वे में, जिसको हम कहते हैं, कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इम्पल्सिव बिहेवियर की इस साइकिल को हमको एम्पैथेटिकली समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है, और एक क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस रहती है, खालीपन सा लगा रहता है। तो इससे उनको वो कंटिन्यूसली एक इमोशनल पेन में रहते हैं, एक तकलीफ में रहते हैं, और इस इमोशनल पेन से निजात पाने के लिए कई बार वो इम्पल्सिव बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, इस कोशिश में, इस आशा में कि शायद उनका इमोशनल पेन कम होगा। लेकिन इम्पल्सिव बिहेवियर करने के बाद गिल्ट और शेम, यानी ग्लानि और शर्म हावी हो जाती है, और इमोशनल पेन और बढ़ जाता है। और इमोशनल पेन जब बढ़ता है तो फिर से इम्पल्सिव बिहेवियर फिर से रिपीट हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल है, जिसको हम कुचक्र कहते हैं, उसकी तरह चलता रहता है, और धीरे धीरे इम्पल्सिव बिहेवियर किसी भी इमोशनल पेन के साथ डील करने के लिए एक ऑटोमेटिक या स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स बन जाता है। तो यहाँ फाइनली ये समझना ज़रूरी है कि इम्पल्सिव बिहेवियर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के पेशेंट्स जानबूझकर नहीं करते हैं, वो सोच समझकर नहीं करते हैं, वो अपने इमोशनल पेन को ओवरकम करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं जो नो डाउट मेल अडेप्टिव होता है, लेकिन वो इसी कोशिश में वो प्रयास करते हैं। और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की जो थेरेपी होती है उसमें इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब अगला पॉइंट है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का, वो है सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स। ये दोनों भी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के कोर फीचर्स हैं। खुद को नुकसान पहुंचाना 50 to 60% केसेस में, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के केसेस में देखा जाता है। पेशेंट अपनी कलाई को किसी धारदार चीज़ से कट कर कर, या खुद को दांतों से काट कर, या दीवार में अपना सिर मारकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई बार पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से, खुद को नुकसान पहुंचाने से, उनको उनके इमोशनल पेन में रिलीफ मिलता है, या वो अपने इमोशनल पेन से डिस्ट्रैक्ट हो पाते हैं। और कई बार पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि उनसे ये चीज़ गुस्से में हो जाती है या इम्पल्सिवली हो जाती है। इससे भी सीरियस चीज़ है कि कई बार बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में पेशेंट्स को फ्रैंक सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि सुसाइडल थॉट्स का आना एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है, और ऐसे केसेस में हमको अपने पास के साइकेट्रिस्ट से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। मेडिसिन से, थेरेपी से, काउंसलिंग से इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास अवेलेबल होता है। तो ये मैंने आपको सारे फीचर्स बताए कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में जो है पेशेंट्स के विचार, उसकी भावनाएं और उसके व्यवहार कैसे होते हैं, और कैसे वो मेल अडेप्टिव होते हैं और अनहेल्दी होते हैं, जिससे पेशेंट को भी तकलीफ होती है, वो इमोशनल पेन में होता है, और उसके साथ वालों को भी तकलीफ होती है जब उसके इस बिहेवियर को देखकर उनको परेशानी होती है, या कई बार जब उनको ब्लेम और क्वेश्चंस और रिपीटेड उसका सामना करना पड़ता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी पर आएँ तो सबसे फर्स्ट पार्ट,
सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो जब भी पेशेंट विज़िट करे या पेशेंट पहचाने कि अपने अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो वो असेसमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करे। इसमें सारा असेसमेंट करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको उसकी जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में क्या क्या होता है और कैसे कैसे उसका सिम्टम्स का ओरिजिन होता है। दूसरा, इसके बाद जो है वो जब पेशेंट इसको समझ पाता है कि हाँ ये सारे फीचर्स या इनमें से कुछ फीचर्स, ज़रूरी नहीं ये सारे फीचर्स प्रेजेंट हो, इनमें से कुछ फीचर्स जो है मेरे अंदर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट हैं जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है जिसमें पेशेंट को ये समझ में आता है कि अब मुझे इसके लिए इंटरवेंशन ज़रूरी है, मुझे थेरेपी ज़रूरी है, जिससे मैं अपने अंदर के नेगेटिव चीज़ों को, अपने अंदर की उन चीज़ों को जो मुझे और दूसरों को तकलीफ़ दे रही है, उनको मैं चेंज कर सकूँ। थेरेपी की अगर बात करें तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें यूज़ होती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो इसमें थेरेपी यूज़ होती है उसको कहते हैं डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। कॉमनली इसका शॉर्ट टर्म डीबीटी कहा जाता है, जो कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस की तरह है और फेज़ वाइज ये होती है। और ऐसा कुछ इसमें एंड पॉइंट अपन नहीं कह सकते कि जो है थेरेपी इतने से इतने ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाती है। उसमें कई बार हमको रिपीटेडली मिलना भी पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़रूर जो है वो काफ़ी कम होती चली जाती है। लेकिन क्योंकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के पेशेंट्स बहुत इमोशनल पेन में लगातार बने रहते हैं, तो उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर, क्लिनिकल डिप्रेशन और क्लिनिकल एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे केसेस में या सुसाइडल थॉट्स जब आ रहे हों, ऐसे केसेस में मेडिसिन का यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, बट फॉर ए टेम्पररी पीरियड ओनली। मेन जो इसमें रोल है वो डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में अनस्टेबल इमोशंस होते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, एक अनस्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ इमेज होता है या सेल्फ आइडेंटिटी बहुत कंफ्यूजिंग होती है, पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो एक अच्छा पर्सन है या वो बुरा पर्सन है। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत बुरा है। ग्रे समझने में उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, थोड़ा वो ओवर सेंसिटिविटी होती है क्रिटिसिज्म को लेकर, सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसी होती है, और इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत हावी होता है। और इसके ट्रीटमेंट में डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। थैंक यू।